चंद्र जांगरा जी। धन्यवाद मान्यवर। इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे भाग लेने का आपने मौका दिया। थोड़ा माइक ऑन करवा दो। थैंक यू। थैंक यू। बहुत सी चर्चाएं मेरे माननीय सीनियर सदस्यों ने काफी विस्तार से बातें की हैं। अपने देश के अंदर लंबे समय तक मैकाले की शिक्षा पद्धति रही, जिसमें क्लर्क पैदा किए गए, कामगार पैदा नहीं किए गए। और ये शिक्षा पद्धति किन के शासनकाल में चलती रही, यह सारा देश जानता है। माननीय दिग्विजय सिंह जी बार बार एमएलआर करीम जी भी बार बार बीएमएस की चर्चा कर रहे थे। अभी मनोज जी ने कहा कि इसमें सीटू और उनकी भी चर्चा होनी चाहिए थी। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि जनसंघ तो शुरू से ही सार्वजनिक क्षेत्र के कामों के लिए विरोध में रही है। मैं सदन की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि बीएमएस के संस्थापक सफेद कपड़ों में संत दत्तोपंत ठेंगड़ी जी वो जनसंघ के द्वारा इस सदन में आए और लंबे समय तक इस सदन के सदस्य रहे। और उनका सदन में जो चर्चा का वॉल्यूम है वो सारे सबके सामने है, वो कभी भी देख सकते हैं आप लोग। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनके विजन को माना है, उनके विजन के ऊपर काम किया है। मजदूरों की भलाई के लिए, श्रमिकों की भलाई के लिए जो उन्होंने अपने विजन में सब कुछ उनके वॉल्यूम में विराजमान है, उनका अनुकरण किया है। और मजदूरों की भलाई के लिए जो काम किए हैं, आज मैं एक एक चर्चा मैं सारी तो नहीं कर सकता, लेकिन हमारी पार्टी तो उस सिद्धांत को भी मानती है कि निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छवाए। बुजुर्ग को घर में रखना भी बड़ा अच्छा होता है, बुजुर्ग का थप्पड़ भी बड़ा कल्याणकारी होता है, उससे भी बहुत बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं। इनको तो अगर किसी बुजुर्ग ने सलाह भी दे दी तो 19 महीने की इमरजेंसी की जेल काटी है उसने। हम उस सिद्धांत के नहीं हैं। यहां पर मैं एक दो बातों की चर्चा, एक तो ऐसे संस्थानों की चर्चा करना चाहता हूं। हमारे हरियाणा प्रदेश में एक मोहन स्पिनिंग मिल थी रोहतक के अंदर। 10,000 कर्मचारी उसमें काम करते थे 3 शिफ्टों के अंदर। वहां पर लाल झंडा यूनियन का थोड़े कार दराती का निशान टंगा, हड़ताल हुई और वो फैक्ट्री बंद हो गई। सबसे उन्नत किस्म का धागा उस मिल के अंदर बनता था। आप बहुत लोग आप में से ऋषिकेश गए होंगे। ऋषिकेश में एक आईडीपीएल कंपनी थी, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। विश्व स्तरीय दवाइयों का उसमें निर्माण होता था। वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी। उसके अंदर लाल झंडा यूनियन का झंडा टंगा, नारेबाजी शुरू हुई और आज वहां पर जाके देखो, उस कंपनी की जगह में हजारों एकड़ जमीन में घास उगी हुई है। सबसे ज्यादा गुणवत्तापूर्वक दवाइयां वो कंपनी बनाती थी। क्या हाल इन लोगों ने इस देश का किया है, सबको पता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी डोला सेन जी यहां पर नहीं बैठी, महिलाओं के विषय में उन्होंने बात की, बेरोजगार युवकों के बारे में बात की कि बीए, एमए, पीएचडी बेरोजगार युवक घूम रहे हैं। लेकिन लंबे समय तक देश में स्किल इंडिया का कोई प्रोग्राम क्यों नहीं चलाया गया? हमारे देश की जो मैकाले की शिक्षा पद्धति रही, वो बीए, एमए बनने के बाद भी 4% उसका रोजगारी रेट रहा। अमेरिका में ये 40% है और साउथ कोरिया में 96% है। वहां कोई भी ग्रेजुएट होने के बाद 96% बेरोजगार नहीं रहते, वो रोजगार ढूंढ लेते हैं। उनको कोई न कोई, उनके हाथ में कोई न कोई हुनर होता है। लेकिन यहां पर केवल मात्र क्लर्क पैदा किए गए। मेक इन इंडिया का नारा क्यों नहीं लगाया? क्या पहले अगर चाकू की जरूरत पड़े इंग्लैंड से मंगा लो, पिस्टल की जरूरत पड़े स्पेन से मंगा लो, कंप्यूटर की जरूरत पड़े जापान से मंगा लो, घड़ी की जरूरत पड़े स्विट्जरलैंड से मंगा लो,
मोबाइल की जरूरत पड़े चाइना से मंगा लो, मेक इन इंडिया का नारा लगाया क्यों नहीं गया? क्यों नहीं दिया मेक इन इंडिया का नारा? ये केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार को ही क्यों याद आया? ये सोचने का विषय है। और जिस बीएमएस की ये चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं के विजन के अनुसार ये काम हो रहा है। ये दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का ये विजन है, जिन्होंने बीएमएस की स्थापना की, सबसे बड़े मजदूर नेता रहे, संघ के चिंतक रहे, सफेद कपड़ों में संत रहे और इस माननीय सदन के सदस्य लंबे समय तक रहे और जनसंघ की वजह से रहे। बार बार बीएमएस की चर्चा की, सीटू की उनकी कोई चर्चा नहीं की, इंटेक की कोई चर्चा नहीं की, मनोज जी वो कह रहे थे। और अपने गिरेबान में झांक कर देखिए आप लोगों ने किया क्या। आज भारत के अंदर, मैं अभी पिछले दिनों बेंगलोर के अंदर गया, तो वहां पर मैं इंडियन एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी के अंदर गया। वहां मैनेजर ने मुझे बताया कि जांगड़ा जी 2014 से पहले रक्षा के मामले में एक मामूली से छोटा सा भी कोई अगर इक्विपमेंट हमें चाहता विदेशों से मंगवाते थे। आज 2014 के बाद हमारे देश से रक्षा उपकरण 70 देशों को हम निर्यात कर रहे हैं। आखिरकार मेक इन इंडिया के माध्यम से ही तो बेरोजगारी मिटेगी। हमें वो याद है, प्लीज मेरी 72 साल की आयु है, हमें वो याद है कि प्रत्येक हिंदुस्तान का गांव एक स्वतंत्र इकाई था। गांव के अंदर जुलाहा भी था, गांव के अंदर कुम्हार भी था, गांव के अंदर चमार भी था, गांव के अंदर कारपेंटर भी था, गांव के अंदर लोहार भी था। हर गांव एक संपन्न इकाई थी, आत्मनिर्भर इकाई थी। अगर सारे लोहार का काम एक बड़ी कंपनी को दे दिया तो किसने दिया? सारे बुनकर का काम बड़ी कंपनियों को दे दिया तो किसने दिया? ये सोचने का विषय है। एक सेकंड, पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा हूं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, एक सेकंड ऑनरेबल मेंबर, एक सेकंड। No animosity. While narrating the names of the caste, he has used the name of a caste which has been considered unparliamentary. It's just that We will examine it. No, We will examine it. If there's something चमड़े का काम करने वाला अपने आप में भी मानता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ऑनरेबल मेंबर, माननीय और हर आदमी लोहे का काम करने वाला मानता है, कोई ऐसी बात नहीं। कंटिन्यू, इसमें कोई डिफेमेशन की बात नहीं है कोई। कंटिन्यू। तो मैं ये कह रहा था कि लंबे समय तक ये व्यवस्था देश में क्यों चलती रही? ये बेरोजगारों की फौज किसने खड़ी की है? ये एक सोचने का विषय है। किन लोगों ने ऐसे कानून नहीं बनाए जिसके कारण बेरोजगारों की फौज खड़ी हुई? आज माननीय प्रधानमंत्री के विजन से नई शिक्षा नीति आई। नई शिक्षा नीति के नए नियम मैं शॉर्ट में पढ़ के आपको सुनाता हूं। 2025 तक कम से कम 50% स्कूली शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमें अंग्रेजियत का पाठ पढ़ा दिया गया कि अंग्रेजी बोलने वाला, अंग्रेजी जानने वाला शायद बहुत बड़ा आदमी होगा। लोहिया जी कहते थे ना कि बड़े आदमी की क्या पहचान, बोले गिटमिट करे ना काम। एक अंग्रेजियत का फोबिया लगा दिया गया, हमारे विद्यार्थियों का दिमाग ठस कर दिया गया। उनको दो के पढ़े याद नहीं है। मैं भी कलकत्ता गया था, हमारी कमेटी का टूर गया था, तो मैंने वहां पर एक आदमी ने बड़ी वो बताई कि प्रफुल्ल चंद्र घोष जो पहले मुख्यमंत्री बने बंगाल के, उन्होंने पूछा कि अंग्रेज लोग जो फैक्ट्रियां चलाते थे वो छोड़ के चले गए, अब वो बंद है या चल रही है? उन्होंने अपने सेक्रेटरी को भेजा और सेक्रेटरी ने कहा कि सारी फैक्ट्रियां चल रही हैं। तो उन्होंने पूछा चला कौन रहा है? कि चला रहे हैं पंजाब के, राजस्थान के मारवाड़ी लोग। जब उन्होंने पूछा उनकी एजुकेशन क्या है, वो फैक्ट्री चला रहे हैं, उन्होंने पूछा उनमें मुश्किल से कोई 5वीं 8वीं पास है या 10वीं पास तो कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी प्राथमिक शिक्षा में भी हमें 19 का पहाड़ा, 2.5 का पहाड़ा, हुट्टे का पहाड़ा, सवाए का पहाड़ा, पौने का पहाड़ा, सारा सब कुछ याद था। ये अंग्रेजियत ने यह किया कि अगर बच्चे को पूछो 2 + 2 कितना होता है तो कैलकुलेटर उठाएगा, उसको कुछ याद नहीं। हमारी शिक्षा नीति की यह देन रही कि हमने अपने आप को ठस कर लिया, मतलब हमारा दिमाग बिल्कुल कैलकुलेटर के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर आधारित हो गया। वो 5वीं पास लोग, 8वीं पास लोग भी फैक्ट्रियां चलाते थे। तो ये शिक्षा नीति
आज भारत की, क्योंकि समय कम है, माननीय सदस्य मैं आपके बाद, इसलिए माननीय स्किल सदस्य इंडिया मिशन को आपके दो, बाद और 5 स्पीकर्स हैं आपकी पार्टी से, उसी हिसाब से कितना समय और बोल सकता और हूं? 2-3 मिनट में आप अगर है जी? कंक्लूड करें, 2-3 मिनट में अगर कंक्लूड करें, अच्छा 2-3 मिनट में करूं। शुक्ला जी बोलता आप और 5 मिनट लें। आज्ञा। जब आप होते हो मेरे साथ यही होता है। कंटिन्यू करें, तो कंटिन्यू। मैं आपसे ये कह रहा था, थोड़ी आंकड़ों की भी बात कर लूं। अभी श्रमिक संहिताओं की भी चर्चा हुई, महिलाओं के ऊपर भी चर्चा हुई, श्रम ब्यूरो की भी चर्चा हुई। पहले हमारे श्रमिकों के लिए हॉस्पिटलों की क्या अवस्था थी? एएसआईसी कॉरपोरेशन का निर्माण माननीय मोदी सरकार के अंदर हुआ। और आपको थोड़े से आंकड़े बता दूं, मानेसर बिल्कुल नजदीक है गुड़गांव के पास, वहां पर 500 बिस्तरों वाले अस्पताल की एएसआईसी में आधारशिला रख दी गई है, जमीन ले ली गई है, काम शुरू कर दिया गया है। उसके बाद तिनसुकिया में जो हमारे असम में जो हॉस्पिटल थे वो निगम के अधीन उनको ले लिया गया है, उनमें सारी सुविधाएं प्रदान करनी शुरू कर दी गई है। ये छोटे मोटे आंकड़े बता रहा हूं, वैसे बहुत लंबा विषय है ये। अभी चर्चा हो रही थी, महिलाओं की चर्चा हो रही थी, बहन डोला सेन अपने बैठी हैं। मैं उसमें थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार आने के बाद हमारी महिलाओं के लिए, चतुर्वेदी जी थोड़ा सा देख लेना, 2 जीवित बच्चों के लिए सवैतनिक मातृत्व अवकाश को 12 महीने से बढ़ाकर 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में शिशु सदन का अनिवार्य प्रावधान शामिल किया गया है। पहली बार कमीशनिंग यानी दत्तक ग्रहण माताओं के लिए भी 12 सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश शुरू किया गया है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। पहले किसी सरकार ने हमारी महिलाओं के बारे में ये बात सोची नहीं। इसके अलावा मैं आपको और कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। श्रमिकों के लिए बोनस की बात, बोनस के लिए अधिनियम में ये अभी जो 4 नियमों का भी चर्चा कर रहे थे, इतने नियमों को मिला के 4 नियम कर दिए गए। बोनस के लिए सर्वाधिक पात्रता सीमा को दिनांक 1/1/2016 को 10,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह करने के लिए अधिसूचित किया गया। समुचित सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी जो भी अधिक हो पर परिकलन की सीमा को 3,500 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। ये 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी हुई। तो मैं इस विषय में कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर आज जो गांव की स्थिति के ऊपर मैं चर्चा कर रहा था, जो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का बीएमएस का जो विजन मैं आपको बता रहा हूं, मैं गांव के ऊपर चर्चा कर रहा था कि गांव के अंदर ये बेरोजगारी क्यों पैदा हुई। प्रत्येक गांव स्वतंत्र इकाई था। वहां मैंने जैसा चर्चा की, सभी जातियां अपना अपना काम करती थी, आत्मनिर्भर थी। मैं पूछता हूं, इस लंबी व्यवस्था के अंदर कोई कुम्हार भाई, कोई भट्ठे का मालिक क्यों नहीं बना? कुम्हार ने मिट्टी की कला इस संसार को दी है, ईंट पकाने की कला इस संसार को दी है, घड़ा पकाने की कला संसार को दी है। बहुत चर्चा होती है एमएसपी की, कि किसान की फसल की एमएसपी की। मैं कहता हूं कुम्हार के एक मटके की एमएसपी तय कीजिए। उसको मिट्टी खोदने, कूटने, उसको सानने, उसको चाक के ऊपर लगाने, फिर आवे के अंदर पकाने, पीटने से लेकर मैं कहता हूं 2,000 रुपये से कम कोई मटका पड़ ही नहीं सकता। बिकता उसका 200 रुपये के अंदर है कुम्हार का मटका। ये सोचने का विषय है। ये लंबे समय तक आज जो ईंट पकाने के भट्टे हैं, कुम्हार उसका मालिक कोई नहीं है देश के अंदर। कुम्हार तो उसके ऊपर गधे लेके मजदूरी कर रहा है बेचारा, वो तो उसका मजदूर है। कोई चमड़ा फैक्ट्री के अंदर गांव का जो चमड़े का कारीगर होता था, वो कोई उसका मालिक नहीं है, वो तो उसके अंदर मजदूरी कर रहा है। कोई गांव का बढ़ई
कोई किसी फैक्ट्री के अंदर कोई उसका मालिक नहीं है, वो फैक्ट्री के अंदर मजदूरी का काम कर रहा है। कोई गांव का लोहार कोई फैक्ट्री का मालिक नहीं है, वो फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है। ये व्यवस्था दिग्विजय सिंह जी किसने खड़ी की? अगर इस व्यवस्था को पहचाना है, क्यों आज बहुत से शिल्पकार गांव के अंदर हुनर को लिए हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इस मर्म को पहचाना है। गांव के अंदर एक अच्छी गाड़ी, बैलगाड़ी एक बड़ी बनाना जानता है, लेकिन बैलगाड़ी की मार्केट में डिमांड नहीं है, वो करेगा क्या? ट्रैक्टर आ गए, एक लोहार के इक्विपमेंट्स, आज हमारे गाड़ियां लोहार हैं। माननीय सदस्य कंक्लूड। देखिए अध्यक्ष महोदय, मेरे आज गांव के अंदर गाड़ियां लोहार हैं, वो बेचारे आपका समय जितना दिया था बेच के गुजारा माननीय शुक्ला जी ने वो पूरा हो चुका लेकिन है। आज उनकी कोई डिमांड नहीं है, आज उनकी बढ़ाई हुई चीज की कोई डिमांड नहीं है, इसलिए बेरोजगार है। लेकिन उनके हाथ को आधुनिक हुनर दिया जाए और आधुनिक टेक्नोलॉजी उनके हाथ को दी जाए और फिर उनको प्रशिक्षण देके रोजगार के अवसर दिए जाए। ये विजन अगर देश में किसी ने पैदा किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। थैंक यू। कंक्लूड किसी ने नहीं किया। कंक्लूड करें, कंक्लूड करें। अब शुक्ला जी बार बार कह रहे हैं, चलो मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारी सरकार का, कि उन्होंने श्रमिकों के भलाई के लिए और मजदूरों की भलाई के लिए इतने बेहतरीन से बेहतरीन एक्ट लेके आए हैं, बेहतरीन प्रोविजन लेके आए हैं, प्रावधान लेके आए हैं। मैं पुनः इस जितने भी अपनी सिफारिशें हैं लेबर एम्प्लॉयमेंट की, जितने प्रावधान किए हैं, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।